बच्चों नमस्कार। हमने पिछले लेक्चर्स में लार्ज सैंपल्स के बारे में, मतलब जो बड़े प्रतिदर्श होते हैं जिनकी साइज़ 50 या उससे अधिक होती है, उनके बारे में हमने कैस का टेस्ट देखा था और उससे हमने विभिन्न मानों की गणना की थी और सार्थकता स्तर की जांच की थी। आज हम छोटे टेस्ट के बारे में, छोटे सैंपल्स के बारे में टी, एफ और जेड सांख्यिक जो हैं, जो स्टैटिस्टिक हैं, इनके बारे में हम सार्थकता परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले आपका नंबर 1, द टी स्टैटिस्टिक। जो टी सांख्यिक है ये डब्ल्यू एस गोसेट ने 1908 में डिफाइन किया था और इसको जो बाद में फिशर ने 1926 में इसको रीडिफाइन किया और करेक्ट डेफिनेशन दी टी की। तो हम सैंपल्स लेते हैं पहले और इसके बाद हम जिसके आधार पर हम टी टेस्ट के लिए डिफाइन करेंगे। सो माना कि x1, x2, xn be the members of a random sample। मान कि x1, x2, xn किसी यादृच्छिक प्रतिदर्श के अवयव हैं जिनको कि एक प्रसमन समष्टि या से लिया गया है। सो ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन m, और नॉर्मल पॉपुलेशन का माध्य हमें ज्ञात है कि ये m है। देन आप जानते हैं कि माध्य इन सैंपल मीन जो होगा x बार इक्वल x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn अपॉन n। इसे हम लिख सकते हैं 1/n समीशन ओवर i 1 to n सिग्मा xi। दिस इज द मीन ऑफ द सैंपल। ये प्रतिदर्श का माध्य है तथा एज डेस हम डिफाइन करते हैं जो एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस आप इसको कह सकते हैं। इट इज़ 1/n-1 समेशन 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर। देन फिशर डिफाइन the statistic t। तब फिशर ने सांख्यिक t को डिफाइन किया था एज t इक्वल x बार माइनस कैपिटल M बाई एस डैश इंटू रूट ऑफ n। n जहाँ की सैंपल साइज है, मतलब सैंपल में नंबर ऑफ आइटम्स n के बराबर। जैसे यहाँ आपने देखा x1, x2, xn है। टी डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग या टी टेस्ट का उपयोग, टी सांख्यिक का उपयोग हम जो प्रतिदर्श का माध्य है, सैंपल मीन है और उसके सिग्निफिकेंस के लिए करते हैं। द टी टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ द सैंपल। प्रतिदर्श के माध्य की सार्थकता की जांच के लिए किया जाता है कि जो प्रतिदर्श का माध्य है क्या वह यूनिवर्स के माध्य को रिप्रेजेंट करता है अथवा नहीं। तो सार्थकता स्तर वह हम देखते हैं और सार्थकता स्तर का परीक्षण करके हम ये निर्णय लेते हैं कि जो सैंपल मीन है वो यूनिवर्स को बिलोंग करता है, मतलब यूनिवर्स से लिया गया है। दूसरी बात कि हम यदि दो सैंपल्स लेते हैं पॉपुलेशन, नॉर्मल पॉपुलेशन से, सो द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स आर टू कंपेयर टू मीन्स टू सैंपल्स, दो प्रतिदर्शों की तुलना करने के लिए अथवा उनके
जो हम माध्य निकालेंगे दोनों प्रतिदर्शों के अलग अलग, वो प्रतिदर्श क्या यूनिवर्स या जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसको बिलोंग करते हैं, मतलब उसकी सार्थकता का हम परीक्षण करेंगे। सहसंबंध गुणांक की जांच के लिए भी टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए जब आपको सैंपल्स दिए रहेंगे और सैंपल्स के लिए आपको माध्य निकालना होगा, आप एक्स बार मीन ऑफ द यूनिवर्स कैपिटल एम आपको दिया रहेगा, एस डेस निकालना होगा और एन आपका सैंपल साइज़ है तो वो भी दी गई होगी। तो इसके लिए हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के उपरांत मतलब फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी फॉर द करस्पॉन्डिंग सैंपल। दिए गए सैंपल के लिए टी की मान निकालने के बाद हम एक प्रोबेबिलिटी प्रायिकता स्तर ज्ञात करते हैं। प्रायिकता स्तर टी के लिए विभिन्न जो वैल्यूज़ ऑफ टी के लिए टेबल दी हुई होगी, जैसे कि लॉग टेबल होती है। लॉग टेबल में हम लॉग वैल्यूज़ निकालते हैं, वो ऑलरेडी डिफाइन होती है, जैसे कि वो कभी आपको याद नहीं करने होते हैं ना कि पर्टिकुलर वैल्यू की लॉग क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू की, पॉजिटिव वैल्यू की। इसी प्रकार वैल्यूज ऑफ टी होती हैं कि हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, मतलब 5% सार्थकता स्तर पर, प्रायिकता स्तर पर टी का मान कितना है, या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर वैल्यू ऑफ टी क्या है। तो ये जो टी स्टैटिस्टिक्स जो पहले इन्होंने डिफाइन किया था गोसेट ने, और वो इसे स्टूडेंट के नाम से लिखते थे। तो स्टूडेंट मतलब हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टूडेंट टी टेस्ट, क्योंकि पैरामीटर टी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय G.W. कोसेट हु रोट अंडर द नेम स्टूडेंट, वो स्टूडेंट के नाम से लिखते थे। तो यहाँ हमने बात की, अभी प्रायिकता के लिए हम सार्थकता स्तर देखेंगे। तो फ्रॉम द टेबल द प्रोबेबिलिटी P दैट दिस वैल्यू विल बी दिस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ T will be exceeded numerically in random sampling from a normal population with mean m is calculated। तो जो ये मीन से कितना डिफर कर रही है नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए किसी विशेष प्रायिकता P के लिए। तो यदि हम मान लीजिए हम देखते हैं कि इफ प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.05, इसका मतलब ये हुआ कि किसी कैलकुलेटेड वैल्यू टी के लिए यदि प्रोबेबिलिटी P जो है 0.05 से कम है, मतलब हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर देख रहे हैं। सो वी रिगार्ड दैट द वैल्यू ऑफ टी इज सिग्निफिकेंट। तब हम कहेंगे टी का मान सिग्निफिकेंट है। टी का मान सिग्निफिकेंट है मतलब टी का मान जो है वो सार्थक है। सार्थक है मतलब वास्तव में जो हमने टी कैलकुलेट किया है और जो हमें टेबल से वैल्यू मिली है, कैलकुलेटेड टी एंड टेबुलेटेड टी, तो यहाँ पर ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट आ रहा है। इसका मतलब माध्य जो है और यूनिवर्स का माध्य, पॉपुलेशन मीन कैपिटल एम मतलब एक्स बार और एम, इसमें अंतर सार्थक है। मतलब हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि जो सैंपल है नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है। एंड इफ P इज लेस देन 0.01 देन T इज हाईली सिग्निफिकेंट। यदि 0.05 से कम है P तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन 0.01 से भी यदि बहुत कम है ये, तो हम कहेंगे T इज़ हाईली सिग्निफिकेंट। इज सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ T थ्रोज डाउट ऑन द ट्रूथ ऑफ द हाइपोथेसिस दैट M इज़ द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो T का जो सार्थक मान होता है वह इस पर संदेह प्रकट करता है कि जो कैपिटल M है वह पॉपुलेशन का
माध्य है या यूनिवर्स का माध्य है, इस परिकल्पना पर वह संदेह प्रकट करता है। तो फिर से आप सुनेंगे, ए सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ टी थ्रोज डाउट ऑन द ट्रूथ ऑफ द हाइपोथेसिस दैट एम इज द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। तो इस सत्यता मतलब परिकल्पना की सत्यता पर कि एम जो है कैपिटल एम पॉपुलेशन या यूनिवर्स का माध्य है, इस पर टी की सिग्निफिकेंट वैल्यू, टी का सार्थक मान जो है वह संदेह प्रकट करता है। यदि अंतर सार्थक नहीं है, p इज ग्रेटर देन 0.05 या p इज ग्रेटर देन 0.01, तो हम कहेंगे अंतर सार्थक नहीं है। अतः जो माध्य है वह यूनिवर्स को जो सैंपल है वह यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात जो सैंपल मीन है वह परिकल्पना के अनुसार सैंपल मीन जो कैपिटल एम है वह सत्य है। तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके चलेंगे जिससे कि आपको ये ज़्यादा स्पष्ट होगा। नाउ कम टू प्रॉब्लम। टेन इंडिविजुअल्स आर चूजन एट रैंडम। हमने 6 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुना एक नॉर्मल पॉपुलेशन से। 10 individuals are chosen at random from a normal population and the height are, इसको हम करेक्ट करते हैं, ओके, and the heights are found to be in inches 63, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71 and again 71। बस जो 10 इंडिविजुअल्स को है, 10 व्यक्तियों को हमने चुना किसी एक नॉर्मल पॉपुलेशन से रैंडमली, मतलब यादृच्छिक रूप से, कि उनकी हाइट, तो उनकी हाइट हमने देखा कि ये 63 इंच एंड सो ऑन, ये इनकी हाइट है इंचेस में। तो इन द लाइट ऑफ दिस डाटा इन आंकड़ों के प्रकाश में डिस्कस द सजेशन, that the mean height in the universe or population is 66 inches. Having given that, for t equal 1.8, p equal 0.947, for t equal 1.9, we have p equal 0.955, this is for nu equal 9. Nu is our, this is nu is degree of फ्रीडम, जो कि हमने गाइस का टेस्ट में भी देखा था। चूँकि यहाँ 10 इंडिविजुअल्स हैं,
10 इंडिविजुअल्स मतलब n इक्वल 10 है, और मीन की बात हो रही तो एक स्टैटिस्टिक है, मतलब कांस्टेंट संख्या लीनियर कांस्टेंट एक होगा, तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी दिस इज n-1, दैट इज 10 माइनस 1, that is 9. So where P is the area to the left of the ordinate at T. चूँकि यहाँ अब आप सोचोगे ये एरिया ऑर्डिनेट ये टर्म कहाँ से आ गए, तो क्या होता है जब आपका कोई भी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो नॉर्मल का चूँकि एक सिमेट्रिक कर्व होता है कि ऑर्डिनेट के लेफ्ट साइड में उतनी होता है जितना इसके ऑर्डिनेट मतलब बाई एक्सिस के राइट में होता है। तो यहाँ ऑर्डिनेट टी ले रहे हैं जैसे, तो अब यहाँ से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा कि जैसे आपने देखा कि x बार हमें निकालना है, सैम्पल मीन निकालना है, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं कि सभी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और n से डिवाइड कर देंगे, मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे तो सैम्पल मीन मिल जाएगा। देन हम x माइनस एक्स बार इसके निकालेंगे, एच डैश मिल जाएगा, और जब एच डैश मिल जाएगा तो यहाँ हम t में वैल्यूज़ रख देंगे जो आपको यहाँ ये वैल्यूज़ दी गई हैं टी के कॉरस्पॉन्डिंग पी के वैल्यूज़। जनरली यदि ये वैल्यूज़ नहीं दी गई रहती हैं सामान्य तौर पर तो हम टेबल से निकालते हैं कि टेबल जो डिफाइन होती है टी के लिए ऑलरेडी जैसे लॉग टेबल डिफाइन होती है ना, ऐसी टी की टेबल डिफाइन होती है, तो वहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। ओके, सो कम टू सॉल्यूशन। अब आप यहाँ से देखेंगे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स, तो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को मान लीजिए हमने एक्स का नंबर ऑफ़, या हम इसको टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं जैसे पहले हमने कैलकुलेशन किए। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दूसरा कॉलम हम लेते हैं हाइट का, हाइट जो आपको इंचेस में दी गई है। तीसरा कॉलम लेते हैं हम डेविएशन का, डेविएशन ऑफ हाइट्स, फ्रॉम मीन हाइट, और यहाँ लास्ट कॉलम हमारा होगा स्क्वायर ऑफ डेविएशन। जैसे मान लीजिए इसको हमने कैपिटल एक्स कहा, हाइट इन इंचेस हमने इसको स्मॉल एक्स वेरिएबल लिया, और डेविएशन फ्रॉम मीन एक्स माइनस एक्स बार, और स्क्वायर ऑफ डेविएशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये कॉलम की हमें आवश्यकता होगी। तो जैसे आपका इंडिविजुअल 10 है तो फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10। चूँकि आपके 10 व्यक्ति हैं तो इसलिए हमने इंडिविजुअल्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स संख्या जो होगी आपकी 10 हो गई है ना। ओके, सो इसको हम लाइन को फिर से स्ट्रेट करते हैं क्योंकि ये अभी तिरछी लाइन दिख रही है। ओके, सो चूँकि टेबल बड़ी होगी ना इसलिए 2 पार्ट में हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। ओके, सॉरी, चलिए इसको फिर से थोड़ा लाइन इसको ऐसे रहने देते हैं। इसी प्रकार जो हाइट्स तो दी गई है उसको हम लिखेंगे सभी इंडिविजुअल्स की, तो मीन निकालने के बाद फिर हम इनके
डेविएशंस निकालेंगे। और डेविएशंस निकालने के बाद हम इन सभी के स्क्वायर्स भी निकालेंगे। ओके, टेबल थोड़ी लंबी हो गई है। अंतिम बॉर्डर लाइन भी हम खींच देते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में टेबल को कंप्लीट होना चाहिए, मतलब वेल डिफाइन होना चाहिए, आपके सभी बॉर्डर क्लोज होना चाहिए और कॉलम डिफाइन होना चाहिए कि कौन सा कॉलम किस बात के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है। जिस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्स है, हाइट इन इंचेस स्मॉल एक्स है, तो हाइट आपने देखा कि ये हाइट है, इसको लिखते हैं 63 66 and 67, then 68 69 70, 63 दो बार है ये, और देन 63। हाँ, ये एक आइटम मुझे यहाँ कम लग रहा है, तो क्योंकि 9 आइटम्स देखे 63 66 67 68 69 70 70 रिपीट है ये, है ना। तो एक बार हम 70 को लिख देते। अब 10 इंडिविजुअल्स हुए, तो 68 69 70 एंड लास्ट इंडिविजुअल्स आर 71। इसका मीन निकालने के लिए हम इसका टोटल देखेंगे। सो टोटल इज़ 678। तो ये टोटल निकालने के बाद आप देखेंगे कि मीन आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो एक्स बार इज सिग्मा एक्स बाई एन। सो दिस 67.8 by 10, so this is 678 by 10. So answer is mean of the sample is 67.8 इंचेस। अब हम डेविएशन निकालेंगे, जिसे आपका एक्स निकल गया। सो हियर अवर एक्स बार, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं सुविधा के लिए। एक्स बार इज 67.8, तो x माइनस एक्स बार दैट इज 63 माइनस 67.8। सो दिस इज माइनस 4.8, अगेन माइनस 4.8, and this is minus 1.8, minus 0.8, minus 0.2, and this is 1.2, this is 2.2, again 2.2, and last two are 3.2. These all are below 68, below 67 are positive. Now come to the square of deviations, x minus x bar square. So 4.8 square is 23.04, again 23.04, 1.8 square is 3.24, this is again 3.24, 0.2 square is 0.04, this is 1.44, 2.2 square is 4.84, this is again 4.84, and then square of 3.2 is 10.24. सब इसके निकालने के बाद हम इसका समीशन देखेंगे। समीशन इज 81.60. So now s dash square is 1 by n minus 1 into सिग्मा x माइनस एक्स बार स्केल। यहाँ आप देखेंगे कि n क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। सो n इक्वल 10। सो एस डैश स्क्वेयर इज 1 बाई 9, 81.60, and this comes to 9.066 डॉट, है ना, रिपीट होगा ये। सो देयरफॉर
S dash is root of 9.066 is 3.011 इंचेस। तो आपको मीन ऑफ द यूनिवर्स आपको दिया है कि इसकी जिसकी में जांच करना है कि ये मीन सही होगा कि नहीं, सैंपल से जो निकाला है वो सैंपल इसको बिलोंग करता है कि नहीं यूनिवर्स के लिए। तो कैपिटल एम आपको दिया है 66, तो यह हम लिख लेते हैं कैपिटल एम इज़ 66। ये वैल्यूज हम टी के फार्मूले में रख देते हैं। फार्मूला फॉर टी इज़ एक्स बार माइनस एम बाई एस डैश इंटू रूट ऑफ एन। सो दिस 67.8 सैम्पल मीन minus mean of the universe or mean of the population 66 by 3.011. So this is 1.89 approximately. Also new आपने देखा कि this degree of freedom n minus 1, this is 10 minus 1, so degree of freedom is 9. With the given data जो कि वैल्यूज ऑफ टी और पी के लिए दिए गए हैं। ओके, टी इक्वल 1.9 के लिए पी की वैल्यू दी, इसी प्रकार 1.9 के लिए दी, लेकिन हमारा कैलकुलेटेड टी क्या है 1.89 है, मतलब 1.9 से 0.1 कम है, सॉरी 0.01 कम है। इसके लिए पी की वैल्यू कितनी होगी ये हम ज्ञात करेंगे इंटरपोलेशन के द्वारा, अंतर्वेशन के द्वारा। सो विद द गिवन डाटा this is 9. So with the given data let us interpolate। यदि हमें किन्हीं वैल्यूज़ के बीच का मान निकालना है, जैसे 1.89, 1.8 और 1.9 के बीच में है, तो उसे हम कहेंगे इंटरपोलेट करना। यदि बाहर का मान निकालना होता है तो हम उसे कहते हैं एक्स्ट्रापोलेट कहते हैं। सो इंटरपोलेट अंतर्वेशन और बाह्यवेशन। तो इंटरपोलेट द वैल्यू ऑफ पी फॉर टी इक्वल 1.89। सो फॉर टी इक्वल 1.9 it is given that p equal 0.955 and for t equal 1.8 p is given to be 0.947। ओके, तो हम देखेंगे कि यहाँ डिफरेंस जो है दिस इज 0.1 है, 0.1, और p की वैल्यूज़ में जो डिफरेंस है दिस डिफरेंस इक्वल 0.008। अभी हम यहाँ इंटरपोलेशन सीखेंगे, कैसे हम इंटरपोलेट करेंगे वैल्यूज़ को। सो डिफरेंस इज 0.1 फॉर t एंड फॉर p इट इज़ 0.008। सो फॉर t equal 1.89 interpolation gives us p equal, आप देखेंगे 1.9 के लिए वैल्यू है 0.955, जबकि 0.1 डिफरेंस है t की वैल्यू में, डिफरेंस ऑफ पी इज 0.008। तो यहाँ लेकिन जो वैल्यू है आप देखेंगे 1.9 माइनस 1.89 इट इज़ 0.01। तो हमें 0.01 के लिए निकालना होगा कि पी की वैल्यू क्या होगी। तो इट इज़ 0.955, चूँकि ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, 1.9 उसके बाद 1.8, यहाँ भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पी की वैल्यू, तो यहाँ हम माइनस लेंगे। सो दिस इज 0.008 बाई 0.1
इंटू 0.01 के लिए, जिसके लिए हमें डिफरेंस निकालना है 0.01 के लिए, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। सो दिस इज 0.955 माइनस यहाँ हमें डिवाइड करना होगा, देखिए 0.1 से, इसलिए 0.1 से डिवाइड करना होगा क्योंकि डिफरेंस 0.1 के लिए जो P में डिफरेंस है वो 0.008 है। तो ये आपको मिला -0.0008 और 0.955 माइनस, चूँकि हम 3 डिजिट तक ले रहे हैं P की वैल्यूज़, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं। सो 0.001, so it comes to be 0.954. दिस इज अप्रॉक्सीमेटली ओके। तो हमने वैल्यू P की इंटरपोलेट की कि 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर T इक्वल 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर T इक्वल 1.89 है, तो P की वैल्यू है 0.954। ओके, सो अब यहाँ हम देखें कि thus the change of getting value of T के मान निकालने की जो चेंज है, दैट, इसको T को हम थोड़ा क्लियर बनाते हैं। T that observed is 1 minus 0.954, that is 0.046. So the probability getting T greater in absolute value is 0.4046 into 2 equal 0.092, which is much greater than 0.05, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था T के वैल्यूज़ के लिए, प्रोबेबिलिटी लेवल के लिए। सो दिस इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ T, देयरफॉर वैल्यू ऑफ T इज नॉट सिग्निफिकेंट। अतः जो हमने T का जो मान निकाला है वह सार्थक नहीं है। जब सार्थक नहीं है तो the difference between x and m may be due to fluctuation of random sampling। ओके, देखिए सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, कि जैसे हमने बात की थी कि इफ p इज लेस देन 0.05, इसका मतलब डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ p की जो वैल्यू निकली, दिस इज ग्रेटर देन, P is greater than, since P is greater than 0.05, so difference is not significant। मतलब पॉपुलेशन मीन m और सैंपल मीन x बार, इसमें अंतर जो है सार्थक नहीं है। अंतर सार्थक नहीं मतलब अंतर को हम नहीं मानेंगे कि इसमें कोई अंतर है। सो द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस between x bar and m में भी, अब आपने देखा डिफरेंस 67.8 x बार था और कैपिटल M कितना दिया था, 66 दिया, तो इनमें डिफरेंस है। सो द डिफरेंस बिटवीन x बार एंड m मे बी ड्यू टू फ्लक्चुएशंस of random
sampling. In other words, the mean height the mean height in the universe may be taken as 66 इंचेस. ओके, तो जो डिफरेंस है एक्स बार और एम में, जो डिफरेंस आया है, जैसे 67.8 एक्स बार निकाला हमने और मीन है एम, तो जो कि 66 है, 1.8 का अंतर है. तो ये जो डिफरेंस जो आया है कि जो हमने सैम्पलिंग की है, रैंडम सैम्पलिंग की है, उसमें फ्लक्चुएशंस के कारण, फ्लक्चुएशन मतलब उच्चा वचन कैसे होते हैं कि मान लीजिए जब हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे थे तो एक विशेष हाइट के लोग वहाँ ज़्यादा आ गए, तो इसे हम कहते हैं फ्लक्चुएशंस कहते हैं. तो अर्थ ये हुआ कि जो सैंपल है वो यूनिवर्स को बिलोंग करता है. ओके, बिकॉज p इज़ ग्रेटर देन 0.05. तो ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच.